नमस्कार, प्रणाम, आदाब। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के वर्चुअल क्लास की तरफ से मैं श्रीमती पूर्णिमा पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। भूगोल एक ऐसा विषय जिसमें हम जानते हैं अपनी धरती के बारे में, अपनी पृथ्वी के बारे में। बहुत सारे तथ्यों को कुछ हमारी नज़रों के सामने रहते हैं और कुछ हमारे नज़रों के पीछे रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कहे अनकहे, जाने पहचाने पहलुओं के बारे में हम चर्चा करेंगे, धरती की सैर करेंगे और देखेंगे इस धरती पर क्या क्या होता है। तो चलें हम धरती की सैर पर अपने भूगोल के विषय में। कक्षा छठी के भूगोल विषय के सत्र में मैं पूर्णिमा पांडे आप सभी को सादर आमंत्रित करती हूँ। पाठ 2 रेखा जाल का उपयोग करें, भाग 2। चलो रेखाओं का उपयोग करें। इसमें हम स्थान और विस्तार के संबंध में कुछ प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया का स्थान किस अक्षांश और रेखांश द्वारा निश्चित किया जाता है? बच्चों, यहाँ हमें ब्राजील का मानचित्र हमारे सामने है और इसके आधार पर हम देखें तो 16 अंश दक्षिणी अक्षांश से 48 अंश पश्चिमी रेखांश के द्वारा ब्राजीलिया का स्थान निश्चित किया जाता है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं 0 अंश पर हमारी भूमध्य रेखा। यदि ब्राजील देश 5 डिग्री 15 मिनट उत्तर अक्षांश रेखा से 33 डिग्री 45 मिनट दक्षिण अक्षांश रेखा के बीच स्थित है तो वह किन देशांतर रेखाओं के बीच स्थित है? यहाँ हम देख रहे हैं 34 डिग्री 45 मिनट पश्चिमी देशांतर से 73 डिग्री 48 मिनट पश्चिमी देशांतर के बीच ब्राजील देश स्थित है। ब्राजील देश का उत्तर दक्षिण विस्तार कौन कौन से गोलार्धों में पाया जाता है? यह है भूमध्य रेखा और हम देख रहे हैं कि ब्राजील देश भूमध्य रेखा के उत्तर में भी है, यानी उत्तरी गोलार्ध में भी है, और ब्राजील देश भूमध्य रेखा के दक्षिण भाग में यानी दक्षिणी गोलार्ध में भी है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ब्राजील देश का उत्तर दक्षिण विस्तार उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्धों में पाया जाता है। ये कर्क रेखा, यह है 0 देशांतर रेखा। जो हमारे पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटती है, पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध। अब अगला प्रश्न है कि ब्राजील देश का पूर्व पश्चिम विस्तार कौन कौन से गोलार्धों में पाया जाता है? तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ब्राजील पूर्ण रूप से पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। भूमध्य रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा, 0 देशांतर रेखा। और ब्राजील देश जो है 0 देशांतर के पश्चिम वाले भाग में है, यानी पश्चिमी गोलार्ध में है। तो ब्राजील पूर्ण रूप से पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। विश्व के मानचित्र में ब्राजील, और ब्राजील का हम यदि स्थान और विस्तार देखें तो यह 5 डिग्री 15 मिनट उत्तरी गोलार्ध से लेकर 33 डिग्री 45 मिनट दक्षिणी गोलार्ध के बीच में इसका उत्तर दक्षिण विस्तार है। और पूर्व पश्चिम विस्तार यदि हम देखें तो 34 डिग्री 45 मिनट पश्चिमी देशांतर से लेकर 73 डिग्री 48 मिनट पश्चिमी देशांतर के बीच है। साओ फ्रांसिस्को नदी का विस्तार किन रेखाओं के आधार पर लिखा जा सकता है? साओ फ्रांसिस्को ब्राजील की एक प्रमुख नदी है। यह ब्राजील के मिनस गैरेस राज्य के कैनास्त्र पर्वत से निकलती है। यहाँ हम देख रहे हैं, यह है साओ फ्रांसिस्को नदी का उद्गम स्थल। और यह नदी, इसका स्थान यदि हम बताएं इस नदी का, तो यह है 21 डिग्री दक्षिणी अक्षांश
और 47 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर से लेकर यह आगे चलती है और यह अटलांटिक महासागर में मिल जाती है, जहां पर इसका स्थान है 7 डिग्री 30 अंश दक्षिण अक्षांश और 36 डिग्री 30 मिनट पश्चिम देशांतर। यह है उसका मुहाना, जहां पर वह अटलांटिक महासागर में मिल जाती है। महाराजा द्वीप का स्थान अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं की सहायता से बताना है। यह हम देख रहे हैं महाराजा आइलैंड, और इसका अक्षांश है 0.04 डिग्री उत्तरी अक्षांश और देशांतर है 51 डिग्री पश्चिमी देशांतर। महाराजा ब्राजील का एक बहुत ही खूबसूरत समुद्री किनारा है, बीच है, पर्यटन स्थल है। हर साल यहाँ हजारों सैलानी घूमने के लिए आते हैं। यह है दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। संसार के सबसे छोटे देश के रूप में इसकी पहचान बनी हुई है। इसका क्षेत्रफल महज 0.44 वर्ग किलोमीटर है। यह देश इटली प्रायद्वीप में स्थित है। इसके चारों ओर इटली देश फैला हुआ है। इस देश के विस्तार में अंश और मिनट में भी कोई अंतर नहीं पाया जाता है, सिर्फ सेकंड में अंतर पाया जाता है। यह हम देख रहे हैं इटली, और इसके इटली प्रायद्वीप के पास ये छोटा सा देश वेटिकन सिटी, और इसका यदि हम क्षेत्रफल देखें तो ये बहुत ही छोटा देश। पृथ्वी और पृथ्वी पर पाई जाने वाली कुछ प्रमुख रेखाएं विषुवत रेखा, कर्क रेखा, आर्कटिक वृत्त, उत्तरी ध्रुव, मकर रेखा, अंटार्कटिका वृत्त और दक्षिणी ध्रुव। इस चित्र में हम देखते हैं कि 0 विषुवत रेखा से 0 डिग्री से लेकर 23.5 अंश उत्तर कर्क रेखा और 0 डिग्री से लेकर 23.5 अंश दक्षिण में मकर रेखा। ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं और इन्हें लंबवत किरणों का प्रदेश कहा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि 23.5 अंश यानी 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर कर्क रेखा से लेकर 66 डिग्री 30 मिनट आर्कटिक वृत्त तक, और उसी तरह हम दक्षिण में देखें तो 23 डिग्री 30 मिनट मकर रेखा से लेकर 66 डिग्री 30 मिनट अंटार्कटिका वृत्त तक का जो क्षेत्र है, यह है तिरछी किरणों का प्रदेश, यानी यहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। और इसके बाद हम देखते हैं उत्तरी ध्रुव प्रदेश 90 डिग्री और उसी तरह 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव प्रदेश। यहाँ सूरज की किरणें अति तिरछी पड़ती हैं, यानी बहुत ही तिरछी पड़ती हैं, और इतनी तिरछी हैं कि यहाँ दिन जो है वो 24 घंटे से अधिक का भी हो सकता है। यहाँ 24 घंटे की कालावधि में दिन और रात होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण रेखाओं के बारे में हम जानेंगे। आप सोचेंगे रेखाएं और महत्वपूर्ण, बिल्कुल बच्चों, आर्कटिक रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा और अंटार्कटिक रेखा, ये कुछ महत्वपूर्ण रेखाएं हैं। और 2 महत्वपूर्ण रेखाएं हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा और 180 डिग्री देशांतर रेखा। पृथ्वी पर स्थान, समय और तिथि का निर्धारण आसानी से किया जा सके, इसी संदर्भ में काल्पनिक रेखाओं का निर्माण किया गया है, जैसे देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा तथा ग्रीनविच रेखा, ताकि हमें नेविगेशन तथा भौगोलिक जानकारी लेने में मदद मिल सके। रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा से 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर तथा 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिण अक्षांश रेखा के बीच सभी स्थानों पर सूर्य किरणें वर्ष में 2 दिन लंबवत पड़ती हैं। पृथ्वी पर अन्य भागों में
सूर्य किरणें कभी भी लंबवत नहीं पड़ती। 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिण अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। तो साल भर ये जो सूर्य है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच ही विचरण करता है। तो इनके अलावा कर्क रेखा और मकर रेखा के अतिरिक्त पृथ्वी के किसी भी भाग में सूर्य किरणें कभी भी लंबवत यानी बिल्कुल सीधी नहीं पड़ती। विषुवत रेखा वह अक्षांश रेखा जो पृथ्वी के मध्य भाग से गुजरती है और पृथ्वी को उत्तर और दक्षिण दो समान भागों में बांटती है, विषुवत रेखा कहलाती है। उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। आर्कटिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा। अंटार्कटिक रेखा दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिका महाद्वीप के पास, इसीलिए इसका नाम अंटार्कटिक रेखा है। और आर्कटिक रेखा वहां पर उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक सागर है और उसी के नाम पर इसे हम आर्कटिक रेखा के नाम से जानते हैं। विषुवत रेखा से 66 डिग्री 30 मिनट उत्तर और दक्षिण अक्षांश रेखाओं के बीच संपूर्ण वर्ष में 24 घंटों की कालावधि में दिन और रात होते हैं। उन्हें क्रमशः आर्कटिक रेखा और अंटार्कटिक रेखा कहते हैं। यहाँ पर सूर्य की किरणें बिल्कुल तिरछी पड़ती हैं और इसलिए यहाँ पर 24 घंटों की कालावधि में दिन और रात होते हैं। सूर्य किरणों की कालावधि और उनकी प्रखरता के अनुसार पृथ्वी पर विभिन्न तापमान की पेटियों का निर्माण होता है। जैसे हम देख रहे हैं कि विषुवत रेखा से लेकर 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश और विषुवत रेखा से लेकर 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी अक्षांश यानी मकर रेखा के बीच सूर्य जो है इसकी किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, लंबवत पड़ती हैं। तो यह जो क्षेत्र है यहाँ सूर्य के ताप की प्रखरता होती है और इसे हम उष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। देखते हैं यहाँ सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही हैं, सीधी पड़ रही हैं। उसी प्रकार 23.5 अंश उत्तर अक्षांश यानी कर्क रेखा से लेकर 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश के बीच का जो भाग है वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, यानी सूर्य की किरणों की प्रखरता कम रहती है। उसी तरह हम दक्षिणी गोलार्ध में देखें तो 23.5 अक्षांश दक्षिण से लेकर 66.5 अक्षांश दक्षिण, इनके जो बीच का क्षेत्र है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, जिसकी वजह से इन किरणों की गर्मी या ताप कम रहता है। तो यहाँ पर जो तापमान पेटी बनती है उसे हम कहते हैं समशीतोष्ण कटिबंध। 90 अंश उत्तरी ध्रुव और 90 अंश दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य की किरणें वर्ष भर बिल्कुल तिरछी पड़ती हैं, एकदम तिरछी पड़ती हैं, जिनके कारण सूर्य की किरणों की प्रखरता या उनका ताप यहाँ बहुत कम प्रभावित करता है, ना के बराबर प्रभावित करता है। इस क्षेत्र में साल भर बर्फ छाई रहती है, बर्फ ही बर्फ चारों ओर रहती है और यह क्षेत्र जो है शीत कटिबंध के नाम से जाना जाता है। सूर्य किरणों की कालावधि और प्रखरता के अनुसार पृथ्वी पर विभिन्न तापमान की पेटियों का निर्माण होता है। अभी हमने देखा इसको, और तापमान पेटियों के आधार पर ही वायुदाब पेटियों का निर्माण होता है। वायुदाब पेटियां हम आगे पढ़ेंगे। तो हम देख रहे हैं कि ये उष्ण कटिबंध का क्षेत्र विषुवत रेखा से लेकर 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश और विषुवत रेखा से लेकर 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश के बीच ये उष्ण कटिबंध का क्षेत्र। उसी तरह समशीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। सूर्य की प्रखरता के कारण पूरी पृथ्वी पर अलग अलग ताप पेटियों का निर्माण होता है, अलग अलग कटिबंधों का निर्माण होता है और उन्हीं के अनुसार वनस्पति और प्राणी संसाधनों में भी विविधता पाई जाती है। जैसे जो भी यहाँ पर रेगिस्तानी प्रदेश हैं
वहां पर हम देखते हैं ऊंट जैसा प्राणी मिलता है, जो एक बार पानी पी ले तो उसे महीनों पानी की आवश्यकता नहीं होती। उसी तरह हम देखते हैं कि सदाबहार वन क्षेत्र हैं, जो उष्णकटिबंधीय प्रदेश के जो वर्षा वाले क्षेत्र हैं, जहां साल भर वर्षा होती है, वहां के जो जंगल है वो हरित साल भर हरे भरे रहते हैं। घने वृक्ष पाए जाते हैं, चौड़ी पत्तियों वाले वृक्ष पाए जाते हैं। यदि हम टुंड्रा प्रदेश में देखें, शीत कटिबंधीय जो क्षेत्र है वहां हम देखें तो वहां पोलर बियर जैसे प्राणी पाए जाते हैं, बिल्कुल सफेद प्राणी एकदम से, जो इतने जिनका शरीर में खूब फर रहता है, खूब बाल रहता है, जिससे उनके शरीर को ऊष्मा मिलती है। उसी तरह हम देखें ये जो यहाँ पे सूचीपर्णी वृक्ष पाए जाते हैं, यानी ऐसे वृक्ष जिनकी पत्तियां सुई के समान नोकीली होती हैं, जैसे तब उन पे यदि बर्फ वगैरह गिरती है तो बर्फ उनके ऊपर बिल्कुल टिक नहीं पाती। तो पृथ्वी पर जैसा वातावरण, जैसा तापमान, उसी तरह के प्राणी, उसी तरह के वृक्ष और अन्य संसाधन पाए जाते हैं। कौन सी महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा गुजरती है? इस अक्षांश रेखा के कारण भारत के किस प्रदेश में लंबवत सूर्य किरणें कभी भी नहीं पड़ती, और कौन सा प्रदेश लंबवत किरणों को वर्ष में 2 दिन अनुभव करता है? तो हमारे भारत देश से गुजरती है महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा कर्क रेखा, और ये कर्क रेखा भारत के 8 प्रदेशों से गुजरती है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और इस कर्क रेखा के कारण भारत में कर्क रेखा के उत्तर की ओर के प्रदेशों में लंबवत सूर्य किरणें कभी भी नहीं पड़ती। आओ जानें कि क्यों ऐसा होता है। कर्क रेखा और ये मकर रेखा। हमारा देश भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा भारत के मध्य स्थान से गुजरती है और सूर्य की किरणें वर्ष भर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच लंबवत पड़ती हैं, यानी कर्क रेखा के उत्तर की ओर नहीं जाती और मकर रेखा के दक्षिण की ओर नहीं जाती। तो हम यदि भारत देश के संदर्भ में इसे देखें तो कर्क रेखा से उत्तर में जो भी स्थान हैं, उन स्थानों पर सूर्य की किरणें लंबवत कभी भी नहीं पड़ती। और कर्क रेखा के दक्षिण का स्थान हम देखें तो कर्क रेखा से जो दक्षिण की ओर के प्रदेश हैं, वहां वर्ष में 2 दिन उन्हें लंबवत किरणों का अनुभव लेना पड़ता है। जीरो देशांतर रेखा, या जिसे हम प्रमुख देशांतर रेखा भी कहते हैं। भूमध्य रेखा या इक्वेटर विषुवत रेखा हमारी पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। इसकी जानकारी हमने ली है। और उसी तरह यह जीरो देशांतर रेखा या प्रमुख देशांतर रेखा हमारी पृथ्वी को 2 प्रमुख गोलार्धों में बांटती है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। रेखा प्रमुख देशांतर रेखा, यह रेखा इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से गुजरती है, इसलिए इसे ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। और यह ग्रीनविच रेखा या जीरो देशांतर रेखा, प्रमुख देशांतर रेखा, इंग्लिश में इसे कहते हैं प्राइम मेरिडियन रेखा। सो प्राइम मेरिडियन लाइन या प्रमुख देशांतर यह विश्व मानक समय तथा विभिन्न देशों के मानक समय के बीच मेल स्थापित करने का काम करता है। यह देशांतर ग्रीनिच देशांतरीय रेखा GMT, ग्रीनविच मीन टाइम के रूप में भी जाना जाता है। यानी जब इस देशांतर रेखा पर, प्रमुख देशांतर रेखा पर दोपहर के ठीक 12 बजते हैं, तो उसी के संदर्भ में विश्व के अन्य स्थानों के समय की गणना की जाती है। दुनिया भर में एक रूपता बनाए रखने के लिए विश्व की समय सारणी और तारीख को एकजुट करने के लिए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा तैयार की गई थी। 180 देशांतर रेखा यह महत्वपूर्ण देशांतरीय रेखा है। प्रमुख देशांतरीय रेखा से पूर्व और पश्चिम की ओर 180 देशांतर रेखा तक अन्य देशांतरीय रेखाएं बनाई जाती हैं।
180 डिग्री देशांतर रेखा के संदर्भ के द्वारा ही अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का विचार किया जाता है। यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम प्राइम मेरिडियन या प्रमुख देशांतर रेखा कहते हैं, और 180 डिग्री देशांतर रेखा के आधार पर एक रेखा खींची गई है, काल्पनिक रेखा, जिसे हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा या इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से जानते हैं। यह अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर के बीचों बीच उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। इस रेखा पर तिथि या दिनांक का परिवर्तन होता है। आपके पाठ्यपुस्तक में कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। आमने सामने वाली देशांतर रेखाओं से तुम्हारी समझ में क्या आता है? तो बच्चों, ये सीधा सीधा इसका अर्थ होता है कि किन्हीं भी दो आमने सामने की देशांतर रेखाओं के अंशात्मक मूल्यों का योग 180 डिग्री होता है। अभी इसके नीचे उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे इसको और अच्छी तरह से कि निम्न देशांतर रेखाओं के सामने वाली देशांतर रेखाएं कौन कौन सी हैं? 90 डिग्री पूर्व, 170 डिग्री पश्चिम, 30 डिग्री पूर्व, 20 डिग्री पश्चिम। तो सबसे पहले हमें जो भी रेखा दी गई है उसके सामने की देशांतर रेखा निकालना है। तो यहाँ पर जो भी आपको देशांतर दिया गया है, पूर्व दिया है तो उत्तर में पश्चिम हो जाएगा जब उसका आंसर हम निकालेंगे। यदि पश्चिम दिया है तो आंसर में वो पूर्व हो जाएगा। ये इतना नियम ध्यान में रखो। और उसके अलावा हमने पढ़ा भी कि इनका देशांतर रेखाओं के अंशात्मक मूल्यों का योग 180 डिग्री होता है। तो जब हमें पूछा गया है 170 डिग्री पश्चिम, तो इसका उत्तर होगा 180 में से हम 170 घटा देंगे तो कितना हमें मिलता है? 10 डिग्री। और मैंने बताया कि हमें जो देशांतर हमें प्रश्न में दिया गया है, आंसर लिखते समय उसका उलट, उसका अपोजिट हम देशांतर लिखेंगे। तो अब चूंकि यहाँ 170 पश्चिम देशांतर दिया हुआ है तो वो उत्तर में आएगा 10 डिग्री पूर्व देशांतर। 170 और 10 जोड़ने पर हमें उत्तर मिलेगा 180। तो हमारा उत्तर ये सही है, इसलिए यह होगा 10 डिग्री पूर्व देशांतर। उसी तरह 90 डिग्री पूर्व ये प्रश्न में दिया गया है। उत्तर सीधा सीधा है। उत्तर लिखते समय हमें तुरंत उसको पश्चिम कर देना है और 180 में से हम 90 घटाते हैं तो हमें उत्तर मिलता है 90 डिग्री पश्चिम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमें दिया गया है 20 डिग्री पश्चिम। जब पश्चिम दिया है तो उत्तर में हम पहले क्या आ जाएगा? पूर्व। ये तो तय हो गया। अब बाकी उसका मूल्य क्या है? तो 180 डिग्री में से हम 20 डिग्री घटा देंगे, माइनस करेंगे, तो उत्तर में मिलता है 160 डिग्री। 160 डिग्री पूर्व देशांतर। उसी तरह है 30 डिग्री पूर्व देशांतर। अब प्रश्न में यहाँ पूर्व पूछा गया है तो उत्तर में अपने आप पश्चिम देशांतर हो जाएगा। और 30 डिग्री दिया गया है, 180 में से हम 30 घटाएंगे तो उत्तर हमें मिलेगा 150 डिग्री। तो उत्तर होगा 150 डिग्री पश्चिम देशांतर। बच्चों, आज हमने पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बारे में बहुत कुछ जाना। मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आपकी प्रतिक्रिया, आपके सुझाव कमेंट बॉक्स में अपेक्षित हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए रोचक तथ्यों को लेकर, कुछ और नई जानकारी लेकर। फिर से पृथ्वी की सैर पर हम चलेंगे, तो प्रतीक्षा कीजिए अगले वीडियो की। धन्यवाद।